सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रविंद्र बंसीवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का कॉमर्स इंस्पिरेशन पे। दोस्तों, मैं आज से आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के लगभग 300 क्वेश्चन के समथिंग लेके आया हूं। उनमें से लगभग डेली हम लोग 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये 300 क्वेश्चन वो क्वेश्चन रहेंगे जो अब तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, एनटीए यूजीसी नेट हो चाहे अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, ये वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार अल्पाधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं ओलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सिगरेट उद्योग, नाई की दुकान, गैसोलीन स्टेशन, गेहूं पैदा करने वाले किसान। देखो, अल्पाधिकार में क्या होता है, दुकानदार भी कम होते हैं और ख़रीदार भी कम होते हैं। हम लोग अगर ऑप्शन को देखें तो नाई की दुकान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगी और उसके जो खरीदार होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। गैसोलीन स्टेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। गेहूँ पैदा करने वाले किसान भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिगरेट उद्योग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और इनको यूज में लेने वाले चाहे अधिक होते हो, लेकिन इनके उद्योग का अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग लेके आए हैं, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। ये कौन से लेखक ने कहा है? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तो एडम स्मिथ, सेकंड ऑप्शन है जेबी से, तीसरा जो ऑप्शन है मार्शल और चौथा जो ऑप्शन है रिकार्डो। देखिए, जो पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है ये अर्थशास्त्री जेबी से ने कहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता आवश्यक शर्तें शायद आप लोगों को पता होगी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पूर्ण प्रतियोगिता आवश्यक शर्तें हैं उनमें से हैं फर्स्ट, जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनकी जो संख्या होती है, नंबर ऑफ संख्या, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो इकाइयाँ होती है वो सभी समरूप होती है। बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। फर्म को उद्योग में प्रवेश एवं निष्कासन की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब है कि कोई भी जो फर्म होती है वो कभी भी आ सकती है उद्योग के अंदर, कभी भी जा सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सभी वस्तुओं की एक समान कीमत होती है। ठीक है, तो इसको देखते हुए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, उत्पादों में विभेदन। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो इकाइयाँ होती है वे सभी एक समान होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं, किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक समान कीमत होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर खरीदार और विक्रेता दोनों ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इससे हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो भी गलत हो जाएगा। चौथा नंबर है, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ऑप्शन नंबर फोर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग देखते हैं, लाभ अलाभ की स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक, देखिए इसके अंदर चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल परिचालन लागत की वसूली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है कुल लागत की वसूली कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर थर्ड है पिछली हानियों को मिटा सकता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारे पास सामान्य लाभ कमा सकता है। देखिए, लाभ अलाभ की स्थिति में सामान्य लाभ तो नहीं कमा सकता, तो ऑप्शन नंबर फोर तो हमारा वैसे गलत हो गया। ठीक है, देखिए लाभ अलाभ की स्थिति क्या होती है? लाभ अलाभ की स्थिति वह होती है जिसके अंदर जो उत्पादक होता है वो अपनी कुल लागतें प्राप्त कर लेता है परंतु लाभ नहीं कमा पाता। लाभ अलाभ की स्थिति होती है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं, संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए, संतुलन स्तर बिंदु का मतलब ये होता है कि किसी उत्पादक को न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। ठीक है, और इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सम स्थिति बिंदु भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्धमान प्रतिफल से ह्रासमान प्रतिफल में बदल जाते हैं? देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि प्रतिफल का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई वस्तु होती है कि उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी सोर्स होते हैं, साधन होते हैं,
अगर उस साधन की मात्रा में हम लोग बढ़ाते हैं या उनकी मात्रा को घटाते हैं तो उत्पादन के स्तर में जो परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए हम लोग प्रतिफल पैमाने का यूज़ में लेते हैं। और ये जो प्रतिफल होता है वो 3 प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं। पहला होता है वर्धमान, दूसरा होता है स्थिर और तीसरा होता है हर्ष्यमान। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हम लोग देखते हैं, सॉरी चारों ऑप्शन हम लोग देखते हैं। परिवर्ती कारक के विभिन्न यूनिटों की असमान दक्षता, नियत लागतों में वृद्धि, नियोजित श्रमिकों की असमान दक्षता, जब हम इष्टतम उत्पादन से परे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा परिवर्ती कारक के विभिन्न यूनिटों की असमान दक्षता। देखिए सीमांत प्रतिफल में क्या होता है कि जो कैपिटल और लेबर होते हैं वो इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अगर उनमें असमान आ जाता है तो ह्रासमान प्रतिफल में वह बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में किसको वास्तविक मजदूरी का निर्धारक कहा जाता है। वास्तविक मजदूरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए वास्तविक मजदूरी वह मजदूरी होती है कि जिसके अंदर सभी लाभ सुविधाएं शामिल होती हैं। सभी लाभ सुविधाओं से मतलब है नगद मजदूरी के अलावा जो भी हमें प्राप्त होता है वह वास्तविक मजदूरी के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अतिरिक्त आमदनी। अतिरिक्त आमदनी हमें एज ए मुद्रा के अंदर ही प्राप्त होती है। कार्य की प्रकृति, पदोन्नति की संभावनाएं, और चौथा है मुद्रा की क्रय शक्ति। देखिए वास्तविक मजदूरी को हम लोग मुद्रा की क्रय शक्ति भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है। निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है। देखिए अप्रचलन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु फैशन से अगर बाहर हो जाती तो अप्रचलन की स्थिति में होती है। ठीक है, देखिए अप्रचलन उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन से भी हो सकता है, फैशन में परिवर्तन से भी हो सकता है, मांग में अचानक परिवर्तन से भी हो सकता है, और अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाएं तो यथा बाढ़, आग, इन सब से भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि हो, तो यह केवल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। शायद ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। एक जैसे उत्पादों की विभिन्न कीमतें, ये गलत है। क्रेता एवं विक्रेताओं की विशाल संख्या, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें तो इसका क्या अर्थ है। देखिए हम लोग बुक्स के अंदर देखते हैं कि अन्य बातें पहले जैसी रहे या पूर्ववत रहें, तो इसका मतलब क्या है। अभी मैं आपको इसका मतलब समझ जाता हूँ। इसके कुछ मतलब दिए हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि वस्तु की सभी इकाइयों की गुणवत्ता मात्रा में समान होनी चाहिए। जो उनकी गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो सभी इक्वल होनी चाहिए। उपभोग की क्रिया के दौरान उपभोग की रुचि, जो उपभोक्ता है उसकी रुचि, आदत, फैशन के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड की हम लोग अगर बात करते हैं, वस्तु की इकाइयों का उपभोग निरंतर होना चाहिए। ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की स्थापना, वस्तुओं का मूल्य समान रहना चाहिए। अगर कोई स्थानापन्न वस्तु है तो उसका मूल्य समान रहना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और वस्तु का उपभोग उपयुक्त इकाइयों में होना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं चारों। प्रत्येक वस्तु की उपेक्षा करना, प्रत्येक घटक को शामिल करना, अन्य सभी अपरिवर्तित वस्तुएं, प्रत्येक परिवर्तित वस्तुएं। तो हम लोग करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अन्य सभी अपरिवर्तित वस्तुएं, मतलब किसी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग जो लैंड होती है उसका किराया, श्रम की मजदूरी, पूंजी पर ब्याज तथा उद्यमी के लाभ का विश्लेषण करते हैं। ये आई थिंक आपको पता होगा। और इसके साथ ही हम लोग जो व्यक्ति के वितरण का मतलब होता है उसके इंडिविजुअल अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जैसे उसकी इनकम हो गई या फिर परिसंपत्तियों का वितरण हो गया, इनको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। परिसंपत्तियों का वितरण अभी मैंने आपको बताया, इसको शामिल नहीं करते हैं वितरण के सिद्धांत के अंदर। आय का वितरण उसकी खुद की
पर्सनल इनकम हो जाएगी तो इसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 की हम लोग बात करें तो आय तथा धन के वितरण में समानता, तो आय भी उसकी खुद की इंडिविजुअल हो जाएगी और धन के वितरण में उसका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास कारक अदायगियों का वितरण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। यदि किसी उद्योग की विशेषता परिमाण मूलक सुलभ हो तो कौन सी कंडीशन होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। बाजार में प्रवेश की रोक व्यापक नहीं होती है, उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है, बड़े पैमाने के प्रचालन की दक्षता के कारण पूंजीगत आवश्यकता कम होती है, बाजार में प्रवेश की लागत में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना होती है। देखिए हम लोग अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं इसके अंदर, तो उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी लागत होती है पर यूनिट कॉस्ट, वो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इससे कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। उसी मांग वक्र के साथ संचालन को कहा जाता है। उसी मांग वक्र के मांग वक्र के साथ संचालन को कहा जाता है। देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। मांग का विस्तार तथा संकुचन, मांग का बढ़ना और घटना, पूर्ति का संकुचन, पूर्ति का बढ़ना। देखिए मांग का विस्तार तथा संकुचन से हमारा आशय यह है कि अगर किसी वस्तु की मूल्य के कारण अगर उसकी मात्रा बढ़ती है या घटती है तो मांग का विस्तार तथा संकुचन कहलाता है। ठीक है, अगर वस्तु की प्राइस जो है अगर कम या ज़्यादा होती है और उसकी जो मात्रा होती है अगर उसके अंदर वृद्धि होती है तो वह मांग का विस्तार होता है, और अगर मात्रा के अंदर कमी होती है तो वह मात्रा का संकुचन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करते हैं, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की मात्रा क्या हो जाती है? देखिए अगर हम लोग मांग वक्र की अगर बात करते हैं तो मांग वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं होता है। ठीक है, मांग वक्र अगर दाईं ओर अगर बढ़ता जाता है तो उसकी यूनिट्स अपने आप बढ़ती जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया? यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो तो वस्तु कौन सी होगी? देखिए अगर आय की लोच 1 से अधिक हो तो अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए विलासिता की वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसके अंदर अगर उसकी मात्रा उसकी जो प्राइस होती है अगर वो बढ़ भी जाए, प्राइस जो बढ़ भी जाए तो उसकी जो मांग होती है वह उसके अंदर कमी नहीं आती है, उसकी मांग भी बढ़ती है, क्योंकि कई लोग फैशन के मारे होते हैं जो विलासिता की वस्तुएं खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आप लोगों के लिए लगभग 300 क्वेश्चन करवाऊंगा और लगभग डेली हम लोग 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और ये सभी वह क्वेश्चन हैं जो कि गत वर्षों के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।